हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 7 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कैसे सर्कुलर इकोनॉमी डेयरी फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने में मदद करेगी। इसी आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा कि बायो सीएनजी क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन आया, ये जीएस 2 नहीं, जीएस पेपर 3 2022 में है, कि ये बात कर रहा है प्लांट मटेरियल्स और सेल्यूलोज के ऊपर। तो आप नोटिस करोगे जो बायो सीएनजी बनने की बात होगी वो ऑर्गेनिक वेस्ट से होगी, वो प्लांट के मटेरियल्स रेसिडुअल मैटर से होगी। तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे इस आर्टिकल के साथ। तो इस आर्टिकल के पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है किसको, जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं, किसके खिलाफ, जो भी डिसेबल्ड प्रिजनर्स होते हैं, अगर उनके ऊपर अब्यूज़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी अथॉरिटीज़ इसमें शामिल होंगी उनके ऊपर पेनाल्टीज़ लगेंगी। मैं इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा प्रिजनर्स के ऊपर, फिर प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन आर्मी डिप्लॉय करने जा रहा है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग इन फॉरवर्ड एरियाज, या फिर जो आपके बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे बेसिकली प्रिंटिंग होगी किसके, 3D कंक्रीट की। मतलब रोबोट्स का इस्तेमाल होगा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको मैं 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा, ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है माइक्रोब्स के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके सीमेंट्स में अगर किया जाएगा उसको तो न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरीज में कितना ज़्यादा मददगार होगा माइक्रोब्स। अब यहाँ पे पीएच के ऊपर बात होगी, अलग अलग टेक के ऊपर बात होगी, और ये यहाँ पे स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन के रिगार्ड में बात होगी। और आपको पता है कि यूपीएससी में यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है और वहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो मैं टेक डिस्कस करूँगा उसके ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं यूपीएससी में पूछे जाने के। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन वुमेन। यहाँ पे आपको बताऊँगा जो महिलाएँ होती हैं उनके ऊपर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनके हर एक अप्रोच से, हेल्थ पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, मेंटल पर्सपेक्टिव से, हर एक रिगार्ड में आपको मैं समझाऊंगा और किस तरीके से आप उसको अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल देखिए, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर हम कैसे इस आर्टिकल को समझें। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यही होती है कि आर्टिकल से कैसे हम उन पॉइंट्स को पिक करें जिससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, अमित शाह ने बात कही है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है पर्टिकुलर डेयरी सेक्टर में, उससे जो फार्मर्स की इनकम है वो अगले 5 साल में 20% तक 20% से बढ़ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा है कि जो बानस डेयरी है, इनॉग्रेशन हो रहा था तो उसमें बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा है किसमें, सर्कुलर इकोनॉमी में। साथ ही साथ ये कहा है कि ये जो मॉडल है ये एक्स्ट्रा इनकम ऐड करेगा थ्रू बायोगैस, फर्टिलाइजर्स, जो कि डंग से, जो काऊ डंग्स होते हैं, गाय का गोबर होता है, उससे फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे। और जब ये होगा तो ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ जो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है, इससे गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, टेक प्रोवाइड करेगी, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी के जो इनिशिएटिव्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिए जा सकेंगे। पर्टिकुलरली कहा जाए तो यहाँ पे जो वुमेन डेयरी फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मिलेगी इस सेक्टर के रिगार्ड में जब बात की जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सर्कुलर इकोनॉमी। आपको मैंने पूरी चीज़ बता दी, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में अगर आप ध्यान दोगे तो वर्ड क्या लिखा है, सर्कुलर, मतलब सर्कल। एक ऐसी इकोनॉमी जो सर्कल में चल रही है। मतलब आपने कोई एक प्रोडक्ट एक्स बनाया, उसका वेस्ट हुआ, फिर उस वेस्ट से कुछ और बना दो, बनाने के बाद फिर उसको क्या एक सर्कल में ऐड कर दो। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे रिसोर्सेस को, संसाधनों को रीयूज किया जाता है, रिसाइकिल और रीजनरेट किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो आप बोलोगे
जीरो वेस्ट इज द मेन उद्देश्य। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जो मटेरियल्स हैं उनका कंटिन्यूअस यूज होता रहे। अगर डेयरी में बात की जाए, जो काउडंग्स होते हैं उससे बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस, मतलब ऐसी जो बायोलॉजिकल गैसेस होती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर से निकाली गई गैसेस होती हैं, उसे बायोगैस कहते हैं। व्हाट इज बायो सीएनजी, बायो सीएनजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेस, मतलब ऐसी नेचुरल गैसेस जो कि बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक वेस्ट से निकाली जाती हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, काउ डंग को कन्वर्ट किया जाएगा इसमें, उसके बाद स्लरी जो होती है उसको फर्टिलाइजर्स में, डेड कैटल से लेदर बनाने की बात है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो आप इस बात को कनेक्ट जरूर करिएगा, जो कैटल्स मर जाते हैं, और उसमें आपको ध्यान दूंगा गोकुल मिशन के ऊपर ये सवाल पूछा गया है, जहां पे क्या लिखा था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के रिगार्ड में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। वहां पे उन्होंने कैटल वर्ड लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि किस रिगार्ड में कैटल के ऊपर बात होती है। सर्कुलर इकोनॉमी का बेनिफिट क्या है, तो आप बोलोगे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, रिसोर्स की एफिशिएंसी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं बायो सीएनजी की, तो कंप्रेस्ड बायोगैस होती हैं। इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाई जाती हैं ये एक सीएनजी की तरह ही होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन और रिन्यूएबल कही जाती हैं। अगर इनके इस्तेमाल की बात की जाए तो व्हीकल्स में, कुकिंग में, पावर जनरेशन में इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पे बायोगैस की बात की जाए तो गैस के मिक्सचर्स होते हैं, पर्टिकुलरली मीथेन को अनएरोबिक डाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे कंपाउंड में डाला जाएगा जहां पे ऑक्सीजन को कम कर दिया जाएगा कंटेनर के अंदर, और उसमें फिर पूरी तरीके से उसको गर्म किया जाएगा। वो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन को कम करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट को गर्म किया जाएगा, फिर जो गैसेस बनेंगी उन गैसेस का इस्तेमाल किया जाएगा बायोगैस बनाने में, और जो बनेगी उसका इस्तेमाल कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग में किया जा सकता है। तो मैंने आपको सीक्वेंस में तीनों चीज़ें बताई हैं। आर्टिकल किसके ऊपर था, सर्कुलर इकोनॉमी। अब हाईलाइट करिए क्या लिखा है, सर्कुलर इकोनॉमी। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप ये देखिए, ये इसी बार 2025 का क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, डज इट नॉट रिड्यूस, आपसे सवाल पूछा, येस एब्सोल्युटली इट रिड्यूसेस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, क्या ये नहीं करेगा, और क्या बिल्कुल करेगा। आप सोच के देखो ना, रॉ मटेरियल, जो न्यू रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका इस्तेमाल तो कम होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सर्कुलर इकोनॉमी की बात होगी तो वहां पे जो चीज़ इस्तेमाल कर ली जाएगी आगे चल के उसी को रॉ मटेरियल बना देगा ना, तो जो नए रॉ मटेरियल्स हैं उनका जो यूज है वो तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तो एब्सोल्युटली सही है। तो आप अगर नोटिस करोगे, जो बोथ स्टेटमेंट 2 और 3 है ये करेक्ट है। साथ ही साथ ये दोनों के दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट को, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम हो जाती हैं अगर सर्कुलर इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर सर्कुलर इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल कम होगा। अब जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हम कम करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस तो कम ही होंगी। अगर हम लोग वेस्टेज कम करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उससे सर्कुलर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम होगा। तो यहाँ पे 1 इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं सीडीएस 2020 में 22 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहे हैं नॉट करेक्ट है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैसेस, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। तो क्या कह रहे हैं, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई एम आस्किंग यू, इज इट? कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, हमेशा बेटा एक बात को ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक क्वेश्चन टैग लगाना है, क्या ये नॉन रिन्यूएबल है? अरे अभी तो बताया ना मैंने, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वहां पे एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसी को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, एक साइकिल बनाई जा रही है इकोनॉमी में, और इसी का इस्तेमाल आपको क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट में जब आर्टिकल आ रहा है, आपको याद होगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 दोनों में वुमेन के ऊपर बात हुई है। तो अब इंक्लूसिव ग्रोथ में तो मदद करेगा ना। अगर आप ध्यान दोगे, जीएस पेपर 1 में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन रिलेटेड जो इश्यूज का टॉपिक है, वहां पे आप काफी अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, बेसिकली रिन्यूएबल है। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, और यही आपको करना है। अब बोलो सर ये तो गलत है, गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि बोला यही जा रहा है कि आप बताइए कौन सा गलत है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर जजमेंट में कहा है कि भैया
अगर कभी भी कोई भी डिसेबल्ड प्रिजनर है, कोई ऐसा कैदी है जो कि विकलांग है, और उसके ऊपर जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से कोई अब्यूज़ होता है, तो उन प्रिजन अथॉरिटीज़ के ऊपर पेनल्टीज लगेंगी अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये जो चीज़ कही गई है उसके पीछे रीज़न क्या है कहने का, क्योंकि जो प्रिजनर्स होते हैं पर्टिकुलरली वो जो कि डिसेबल्ड होते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच थी, उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जो भी आपके फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनको असिस्टिव डिवाइसेस, साथ ही साथ मेडिकल केयर, दैट टू स्पेशलाइज मेडिकल केयर, इंक्लूसिव एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी इनमेट को एजुकेशन से डिनाई नहीं किया जाएगा, और हर एक प्रिजनर जितने भी हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से फ्री, हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड की जाएगी जिस चीज़ के वो हकदार हैं। इसी में ये चीज़ हाईलाइट की गई है, कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो कि डिसेबल्ड के साथ होता है वो चीज़ पूरी तरीके से गलत है, और अगर उस पर कभी भी कोई नेग्लेक्ट होता है, अगर जो प्रेजेंट अथॉरिटीज़ हैं इन सब पॉइंट को नेग्लेक्ट करती हैं, तो उनके ऊपर वही सेम चीज़ क्या होगा, पेनल्टीज लगेंगी। साथ ही साथ एक बहुत अहम बात है जो कि आप मेंस में पर्टिकुलर आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, कोर्ट ने बहुत ही अहम, एक बोलते हैं ना यूनिक चीज़ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा है भैया जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स होते हैं तो उनको 2 बार सजा नहीं देनी है। तो यहां पे आप एक बार डबल जियोपॉलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आइए, वहां क्या कह रहे हैं, एक ही चीज के लिए 2 बार सजा देना, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। बट कोर्ट ने हल्का सा एक पॉइंट टच किया है उस पर, कहा है कि भाई 2 बार अगर कभी किसी को पनिशमेंट मिल रही है वो तो एक ही सजा के रिकॉर्ड में होती है, लेकिन यहां कह रहे हैं भैया पहली बार तो वो क्राइम किया है डिसेबल्ड पर्सन ने, उसकी सजा मिल रही है, दूसरी बार उसी इंसान को सजा मिल रही है क्योंकि वो डिसेबल्ड है। लेकिन ये डबल जियोपॉलिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि अगर कोई भी इंसान विकलांग है तो पहली चीज, और उसने कोई गुनाह कर दिया है तो पहले तो उस गुनाह की उसे सजा मिलेगी, और दूसरी सजा तब मिलेगी कि जब उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा प्रिजन में। तो 2 तरीके से हुआ कि नहीं हुआ अगर आप इस नजरिए से सोचोगे, बट रियल सेंस में ये पॉइंट नहीं अप्लाई होगा। तो कोर्ट ने ये चीज बोली है कि इनको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, जो प्रिजन मैनुअल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपडेट करना होगा, और साथ ही साथ डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा डिसेबल्ड की। अब यहां पे बात होती है प्रिजनर्स की, बात हो रही है प्रिजनर्स मैनुअल की बात हो रही है। अब मैं समझाता हूं व्हाट आर प्रिजन रिफॉर्म्स। ये बेसिकली ह्यूमन राइट रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन के उद्देश्य से बनाए गए बदलाव होते हैं जेल के अंदर। इश्यूज क्या होते हैं बनाने के लिए, पहली चीज तो क्या है, जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग होती है, अंडर ट्रायल्स बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स, मतलब ऐसे लोग जो कि जेल में हैं लेकिन उनके ऊपर भी गुनाह साबित नहीं हुआ है, उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहा है, और कभी भी किसी इंसान के ऊपर जब ट्रायल चल रहा होता है और तब उस समय अगर उसे एक बोलते हैं ना, अगर बेल मिलती है या फिर अगर उसे रिलीज किया जाता है तो उस टर्म को हम लोग बेल कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज बेल, अभी तक उस इंसान के ऊपर दोष सबूत कोई भी अभी पूरी तरीके से सजा नहीं मिली है, मतलब ट्रायल चल रहा है तो बेल मिलेगी उसको, ठीक है। कस्टोडियल वायलेंस के केसेस, पुअर हेल्थ केयर की वजह से ये प्रिजन रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए प्रिजनर एक्ट 1894, प्रिजनर एक्ट 1900, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कुछ एक्ट्स हैं जो बात करते हैं प्रिजनर्स के ऊपर। साथ ही साथ मुल्ला कमिटी, कृष्णा अय्यर कमिटी ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, किसके रिगार्ड में, जो प्रिजन रिफॉर्म्स थे। अब ये जो रिफॉर्म्स नीडेड हैं, क्यों, ताकि जो कोर्ट्स हैं उसमें फास्ट ट्रैक लेवल पे काम हो सके, बेल के रिफॉर्म की जरूरत है। कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था, रिसेंटली एक आर्टिकल में आपको मैंने समझाया था कि हर एक जगह पे सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं उनको ये बात बोली गई कि भैया आप लोग जो है काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो प्रोसेस वो ओपेक नहीं होना चाहिए। अगर आप इंट्रोगेशन कर रहे हो, अगर आप कहीं पे भी किसी भी कोई इंसान है या कोई कैदी है तो उसके साथ किसी भी तरीके से कस्टोडियल वायलेंस ना हो, एंड टू मेक श्योर दिस थिंग हैपेंस, वहां पे हर एक जहां पे सीसीटीवी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि प्रिजनर्स, जो प्रिजन रिफॉर्म्स होते हैं उसमें प्रिजन एक वर्ड है, तो जो जेल होता है, प्रिजन होता है, उसको मैनेज कौन करता है, तो आप बोलोगे स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट स्टेट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो आप बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एकमात्र रोल है कि वो मॉडर्न प्रिजन
आपके मैनुअल्स देती है वो। और इसमें क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मान ही लें स्टेट, ये बेसिकली मैनुअल है कि भैया आप अगर फॉलो करोगे तो जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड जैसे पेरोल की बात होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कभी कोई कैदी है उसको सज़ा मिल चुकी है, तो सज़ा के बीच में जब टेम्पररी रिलीज होता है, रीज़न किस ग्राउंड पे, हेल्थ, फैमिली इमरजेंसी और रिहैबिलिटेशन के ग्राउंड पे, उसे पेरोल कहते हैं। फॉरलोग में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट पीरियोडिक रिलीजेस होते हैं। बेल में क्या होता है, बेल का सिंपल मतलब ये अभी भी ट्रायल चल रहा है। यहां पे क्या है, पेरोल में यहां पे प्रिजनर को सजा मिल चुकी है, मतलब दोनों ही केस में रिलीज किया जा रहा है, बट डिफरेंस क्या है, एक में सजा सुनाई जा चुकी है, दूसरी परिस्थिति में सजा नहीं सुनाई गई है, वो ट्रायल में चल रहा है तब उसको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। फिर ये सारे वर्ड्स हैं, एक बार आप पढ़िएगा आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। पीडीएफ में ऑलरेडी डाल ही दूंगा आपके लिए, ठीक है। 21 में देखिए यहां पे क्या लिखा है, Regarding India, consider the following statements. When a prisoner make out a sufficient case, payroll cannot be denied. क्या ऐसा है? Absolutely not. State government have their own prisoner release payroll rules. Is it so? Yes, absolutely. 23 का क्वेश्चन देखिए, in India prisons are managed by state government. अगर आप ध्यान देंगे 21 में ये जो पॉइंट लिखा गया है, इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिर इन इंडिया prisons are governed by Prisoner Act 1894. मैंने अभी आपको समझाया। So both statement are right and statement सेकेंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल से बात कर रहा है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग, कहाँ पे, सिक्किम पे, साथ ही साथ जो फॉरवर्ड रीजन है, इसका डेवलपमेंट आईआईटी हैदराबाद ने किया है प्रोजेक्ट प्रबल के अंडर में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रबल? इट मींस पोर्टेबल रोबोटिक प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बंकर्स एंड एक्सेसरीज। अब ये जो टेक है, आपको ऐसे बोल सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट प्रबल, या बोलेंगे प्रोजेक्ट प्रबल के रिगार्ड में आप बताइए क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रोबोटिक 3D प्रिंटर है। किस लिए? ताकि जो बंकर्स हैं, जो एक्सेसरीज हैं, अभी तक कैसे होता है, रोड आप देखोगे या फिर जो बंकर्स बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, जनरली आप नोटिस करोगे तो मैनुअल वर्क होता है उसके अंदर, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रबल है इसके अंदर 3D प्रिंटर्स होंगे। जिन जिन लोगों को 3D प्रिंटर्स का पता होगा तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली 3D प्रिंटिंग की जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, एक शेप दी जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्रबल है इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्रॉपर तरीके से पूरा स्ट्रक्चर किया जा रहा है, लेकिन वो रोबोटिक स्ट्रक्चर है, रोबोट्स का सहारा लेके किया जा रहा है। अब ये जो टेक है ये इनेबल करेगी रैपिड प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन, जो कि बॉर्डर एनवायरनमेंट में काफ़ी टफ होते हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत ही मेजर स्टेप है डिफेंस इंफ्रा के मॉडर्नाइजेशन में। अब यहाँ पे 3D कंक्रीट प्रिंटिंग क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टेक है ये, जहाँ पे रोबोटिक मशीन प्रिंट करती हैं स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ लेयर बाय लेयर करती हैं सारी चीज़ें। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कोई मैनुअल ब्रिकलिंग नहीं होती है, ये फास्ट, प्रिसाइज और लो लेबर कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रबल के बारे में आपको बताया, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है मोबाइल 3D प्रिंटर्स को बनाना, ताकि उसी का इस्तेमाल किया जा सके फॉरवर्ड बॉर्डर एरियाज में। और जब इस्तेमाल होगा तो उससे क्या होगा, उससे एक प्रॉपर तरीके से 3D बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। बिल्डिंग इन द सेंस जो कुछ भी बनाना होगा, चाहे वो शेल्टर हो, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हो, बंकर्स हो, क्विकली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है किसी भी टॉपिक को समझने का। आपसे बोल सकते हैं 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के बारे में, आपसे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट प्रबल में, वहाँ पे आईआईटी कानपुर लिख सकते हैं, आईआईटी दिल्ली लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अक्सर इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, माइक्रोब्स के ऊपर। माइक्रोब्स को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। यहां कह रहे हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो सीमेंट को सेल्फ हील करने में मदद कर सकते हैं, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरीज में। आपको मैं ये पूरा का पूरा आर्टिकल तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं इस चीज को। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उससे क्या निकला, मान लो ये सारा का सारा क्या निकला, ये वेस्ट है पूरा। तो अब जनरली क्या होता है कि इस वेस्ट को उठा के एक कंटेनर में डाला जाता है, ठीक है। कंटेनर जो होता है वो सीमेंट से बना होता है। सीमेंट मतलब वो पर्टिकुलर स्टील होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। तो इसको उठा करके इसमें डाल दिया जाएगा और इस कंटेनर सी को उठा के ग्राउंड में, यहाँ जी में उठा के सी को डाल देंगे कंटेनर को। अब ये जो डालते हैं ये क्या है, इसको तरीका बोलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, GDF कहते हैं, जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज होती है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो वर्ल्ड इतना सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट
वेस्ट को जनरेट करता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, इन सबको कहाँ कहाँ पे डाला जाता है? डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में। अब आपको मैंने पहले बता दिया क्या हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे इसी सारे स्ट्रक्चर को उठा के डाल दिया जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, जो स्ट्रक्चर है अक्सर इसमें थोड़ा सा डिके होने लगता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे 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 इनको लीच आउट करने लग जाते हैं। तो इससे खतरा बन जाता है कि यार यहाँ से ना लीकेज हो सकता है न्यूक्लियर वेस्ट का। तो जो टेक है वो किस लिए लाया जा रहा है? वो टेक इसलिए लाया जा रहा है भैया कि यहाँ पे इस तरीके से सीमेंटिंग की जाएगी कि उसमें माइक्रोब्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनमें खुद में ऐसे माइक्रोब्स डाले जाएंगे कि कहीं पे थोड़ा सा भी अगर कटा होता है, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लगता है ना एक फ्रैक्चर टाइप कुछ भी दिख रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो उसको पूरी तरीके से हील करने की क्षमता रखने वाले माइक्रोब्स को डालने की बात की गई है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोब्स क्या करते हैं? कोरोड कर देते हैं सीमेंट को। साथ ही साथ ये जो यही माइक्रोब्स हैं, इनको सील के में जो क्रैक्स होते हैं उनको भी फुलफिल करने में, उनको भी प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? MICP, जिसे हम माइक्रोबियल इंड्यूस कार्बोनेटेड प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल समझोगे तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या जाननी है? पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज़ क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर क्या है MICP का मतलब बता दिया मैंने आपको। अब एक वर्ड लिखा है सिबामा, ये क्या है? आसान सी भाषा में बताऊं तो एक सीमेंट का टाइप है जो कि लो पीएच की सीमेंट होती है। यूरोपियन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा उसको उठाकर यहाँ पे डाला जाएगा। अब ये क्या होते हैं? लो पीएच में होते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे माइक्रोब्स का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडवांटेजेस बताऊं तो लेस एल्कलीन होते हैं, अगर इनको ग्राउंड में डाला भी जाएगा तो लीच आउट जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब 2023 का क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कैन दे? Obviously they can. Some microorganisms can grow in environment with temperature below freezing point. क्या ऐसा हो सकता है? Absolutely it is possible. फिर कह रहे हैं some microorganism can grow in highly acidic environment with a pH below 3. Is it possible? You will say absolutely it is possible. क्योंकि some microorganisms की बात हो रही है। अरे भाई हमें अभी पूरी दुनिया में कितने microorganisms हमें पता ही नहीं है। So you cannot say with certainty कि ये हैं वो नहीं, क्योंकि some की बात हो रही है। अगर precisely they are saying that this is, यही हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यूपीएससी में अक्सर क्या होता है, सम का इस्तेमाल ब्रॉड बनाने के लिए भी किया जाता है, और कभी कभी सम लिख के वो स्टेटमेंट को गलत भी कर देते हैं। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे सही हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल इतना बड़ा है, लेकिन मैंने टू द पॉइंट आपके लिए वही पॉइंट डाले हैं कि ये हीट कैसे इंपैक्ट करती है वुमेन को। तो अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट्स बताऊं, ये मेंस में आप लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा आर्टिकल समझाऊं मैं आपको वन बाय वन, उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ता है वुमेन के ऊपर गर्मी से। ठीक है, पहली चीज क्या है, फटीग कॉज होता है, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, यूटीआईज, इरेगुलर साइकिल, ये सारी की सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। किससे? अगर बहुत ज्यादा गर्मी में महिलाएं रहती हैं। एंग्जाइटी, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू हीट, इकोनॉमिक स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। ये सब क्या है, इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो कभी भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हो, तो वहां पे आप मेंशन करिए कि ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए किसके लिए, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए। अगर बात कर रहे हैं भैया एक ऐसा वर्क प्लेस बने जहां पे जेंडर न्यूट्रल वर्क प्लेस की बात हो, तो वहां पे ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि गर्मी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। और जब इतना सब कुछ होगा, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, तो वेज लॉस भी होगा, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल वर्कर्स को। तो इससे वुमेन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ता है, हाउस होल्ड कोर्स का भी, केयर गिविंग का भी, और प्रॉपर हेल्थ केयर जब फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जब पुअर एक्सेस होता है, तो उससे सारी की सारी प्रॉब्लम और ज़्यादा आप कह सकते हो एक्सएसरबेट हो जाती हैं, या फिर और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करेंगी, ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वुमेन्स के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी। तो ये तरीका है, आपको कभी भी ये सारे पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जब कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।